नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए G20 की अध्यक्षता कर रहे थे हम लोग, और जय घोष G20 नेताओं ने भारत की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ की है। और G20 की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। इसमें 21 सदस्य हो चुके हैं, पहले 20 थे, अब 21 हो चुके हैं। इसमें आप देखिए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गया, और यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। ठीक है। और ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत ने जी जो लकीर खींची उस तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। और आप देखिए तुर्की के राष्ट्रपति बोले भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने तो होगी गर्व की बात। विश्व शांति और अमन के लिए भारत ने बतौर अध्यक्ष जो अधिकतम अधिकतम है वह किया, मैक्रो कह रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री बोले भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में सफल है। भारत के नेतृत्व ने दिखाया ऐसे समय हम साथ आ सकते हैं जब यह मायने मायने रखता है, सुनक कह रहे हैं। नई दिल्ली सम्मेलन में ने साबित किया है कि ग्रुप अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दे हल कर सकता है, वाइडन साहब कह रहे हैं। और भारत के बिना सुरक्षा परिषद अप्रासंगिक है। भारत जैसे देशों की अनदेखी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व को किया आगाह। समापन सत्र में कहा तत्काल सुधार नहीं हुआ तो प्रासंगिकता खो देंगे वैश्विक संगठन। भारत की अध्यक्षता खत्म होने से पहले नवंबर में वर्चुअल G20 सम्मेलन का किया प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने ब्राजील को सौंपी G20 की अगली अध्यक्षता 1 दिसंबर से संभालेगा कार्यभार। ये आप लोग जरूर याद रखें। विकास हो केंद्र मानव केंद्र का विजन, ये भी कहा जा रहा है। तो अब किसने अध्यक्षता संभाली है? ब्राजील ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक बात आप देखिए, यूएनएससी की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस के बारे में सुने हैं आप लोग? 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुरक्षा परिषद की अगर हम लोग बात करें, इसमें किसकी? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो आप देखिए 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य हैं, लेकिन 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विपक्ष में हुआ तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो इसी में शामिल करने की बात हो रही भारत को। स्थायी सदस्यों में चाइना है, आपका फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। ये भी याद रखिएगा। ब्रिटेन और इटली से चीन को लगा झटका। भारत की तारीफ और यूरोपीय देशों की नाराजगी से सकते में चीन में। और आप देखते हैं ब्रिटिश पीएम ने चीनी समकक्ष क्वांग से मुलाकात में उठाया जासूसी का मुद्दा। इटली की पीएम ने चीनी परियोजना बीआरए से हटने के संकेत भी दिए हैं। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो रही है। ये हमारे जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं ना जम्मू कश्मीर, वहाँ से गुजरता है। देखिए यहाँ से आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। किससे? आपके चाइना पड़ोसी है जो, उससे। तो आप देखते हैं कि सकारात्मकता के साथ सतर्कता की दे रहे हैं दीक्षा। कोचिंग हब कोटा में विद्यालयों की आत्महत्या के बढ़ते मामले हो या छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, नई पीढ़ी की सुरक्षा चिंता का विषय है। किताबी ज्ञान के साथ सकारात्मकता और सतर्कता की दीक्षा भी आवश्यक है। बिहार और मध्य प्रदेश में 2 शिक्षिकाएं की इस दिशा में पहल सराहनीय अनुकरण है। और मैं कहता हूं बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। आप लोग देखिए, उन्हें एक तरह से जागरूक करना चाहिए, समझाना चाहिए। अच्छी पहल है, आप देखेंगे, सराहनीय है। एशिया का बारिश ने रोका भारत पाकिस्तान का मुकाबला, जो एशिया कप हो रहा है, क्रिकेट की बात हो रही है। तीसरी बार बदली गई आदित्य की कक्षा। अब 15 सितंबर को फिर बदली जाएगी इसकी कक्षा। 15 लाख किलोमीटर के सफर पर निकला है आदित्य 1, जो आप देखते हैं सूर्य के रहस्य खंगोलने की निकला है ना, उसी की बात हो रही है। इसरो की बात हो रही है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक हमारा अंतरिक्ष संगठन है, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 3 नए विधेयकों पर आज से मंथन करेगी संसदीय समिति। न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर विशेषज्ञ रखेंगे विचार। 3 दिन चली गई है बैठक।
और देखिए विधेयक आप देखते हैं राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसे क्या कहते हैं, विधेयक। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं, वो कानून बन जाता है। महात्मा गांधी के आदर्श विश्व स्तर पर गूंजते हैं, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री आप देखते हैं हमेशा गांधी जी को नमन करते हैं। उनके पार्टी के नेता कुछ भी करते रहे, कितनी भी गाली देते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री साहब देखते हैं कि गांधी को मानते हैं, और गांधी के बिना काम भी नहीं चल सकता है। महात्मा गांधी के चरणों में वैश्विक नेताओं का नमन। गांधी जी की समाधि पर पीएम मोदी की अगुवाई में विश्व नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा कि गांधी के सशस्त्र आदर्श करते हैं हमारा मार्गदर्शन। देखिए राजघाट पर आप लोग देखेंगे ना, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें, क्योंकि दिल्ली में आप देखते हैं हुआ ना G20 का शिखर सम्मेलन, और नई दिल्ली इसकी राजधानी है, आप देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एयर इंडिया के पूर्व पायलट के विरुद्ध प्राथमिकी को हाई कोर्ट ने किया रद्द। क्लीन चिट दिए जाने के बाद ही मामले में 2 जांच की अनुमति नहीं। ये आप देखिए कथपालिया को नवंबर 2018 में उड़ान से पहले अल्कोहल टेस्ट पास करने में विफल के बाद ये आप देखिए कार्रवाई हुई थी उन पर। फेज 4 के इंटरचेंज स्टेशनों की दूरी होगी कम, मेट्रो बदलना होगा अब आसान। अब तो आप देखिए सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। भारत के साथ जल्द होंगे अहम रक्षा सौदे, मैक्रो कह रहे हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। व्यस्तता के बीच भी मोदी और मैक्रो के बीच हुई लंबी बातचीत। रक्षा क्षेत्र कंपनियों में सामंजस्य के लिए तैयार किया जा रहा रोड मैप। हरित जलवायु कोष के लिए ब्रिटेन देगा $2 अरब। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक बोले, ब्रिटेन तथा दुनिया की और अधिक समृद्धि के लिए मिलकर करेंगे काम। दुनिया के कमजोर लोगों को की मदद कर जलवायु प्रतिबद्धताओं की दिशा में बढ़ रहे हैं। मोदी की पहल की भी उन्होंने आप देखते हैं कि सराहना की हुई है। चलिए तो ये आप देखते हैं कि हो चुका है। तकनीकी कौशल बढ़ाने में हो एआई का उपयोग, मोदी साहब कह रहे हैं। भारत एक महाशक्ति है, अब चीन से आगे है, अफ्रीकी संघ कह रहा है। ये आप देखिए 15 मसौदे हुए थे तैयार G20 के लिए। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन से जैसे जैसे भू राजनीतिक मसले को लेकर सहमति बनाना सबसे चुनौती काम था। यह 200 घंटे तक लगातार विमर्श और 300 बैठकों के दौर से संभवतः पाया। विमर्श किस हद तक चला, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि भारत की तरफ से सहमति बनाने के लिए कुल 15 मसौदे तैयार किए गए थे। वैसे संयुक्त घोषणा पत्र को लेकर यूक्रेन ने नाराजगी दिखाई है, लेकिन इस समूह के सभी सदस्य देशों ने बैठक के अंतिम दिन यानी कि 10 सितंबर को भारत के कदमों का स्वागत किया है। ये अच्छी बात है। और आप लोगों से कहता हूँ ना कि नेताओं का ये सफलता नहीं होती है, ये होती है आपसे जैसे जो सिविल सेवक होते हैं। अमिताभ कांत का आप देखते हैं इसमें रोल सबसे बड़ा है। वैश्विक मीडिया में यूक्रेन युद्ध पर नरमी के लिए मोदी की सफलता पर चर्चा हो रही है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यूक्रेन के लोगों की पीड़ा शामिल कर सबको रजामंद किया। बीबीसी का कहना है कि मॉस्को की निंदा करने में बाली जितनी भाषा की कठोरता नहीं थी। अक्षरधाम पहुंचे सुनक ने हिंदू होने पर जताया गर्व। ये आप सभी जानते हैं कौन, ऋषि सुनक हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। भारत की समृद्ध संस्कृति की दिखी झलक, ये आप देख लीजिए। सांस्कृतिक गलियारे में ऐतिहासिक धरोहरों को मिली जगह, तो इससे आप देखिए पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, ऐसे भी कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को है धन की किल्लत, जारजीवा कह रही। कहा कोटा संसाधन बढ़ाने को साल के अंत तक समझौता जरूरी है। G20 के सदस्यों से पर्यावरण कोष के लिए हर साल $100 अरब भी मांगे इन्होंने। IMF के बारे में देखिए, इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या फिर राष्ट्रीय संगठन है, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखे करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। और आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, ये आप देखें राजनीति की खबरें हैं।
और आप लोगों को बता दूं कि अगर चुनाव की बात करें तो ये सब चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चाहे विधानसभाओं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, कोई राज्य चर्चा में है, तो उसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। बाकी नेता बयानबाजी जिस तरह से करते हैं वो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। एक बात तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, अपने बच्चों को कभी भी उन्हें डांटिए मत। अगर उन्हें कोई परेशान कर रहा है, वो आपसे शिकायत कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। हमारे परिवारों में क्या हो रहता है कि आप देखिए कोई बच्ची है और आप देखिए वो अगर शिकायत करती है किसी की कि उसे कोई परेशान कर रहा है, तो हम लोग उसी को डांटने लगते हैं। ये गलत बात है। और अवसाद में एक बात हमेशा बोलता हूं आप लोगों से, आपको लगता है कि परिवार का या आपके दोस्त है, कोई सहपाठी है, वो अवसाद में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, एकांत में जा रहा है, आपको दिख रहे हैं वो उसके कारण, तो आप लोग क्या किया करिएगा? उससे बात किया करिएगा, उसे अकेला मत छोड़िएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि उसका अकेलापन उसे मौत की तरफ भी ले जा सकता है। और अवसाद से निकालने की हर संभव कोशिश कीजिए, उसकी समस्याओं को सुनिए, उनका समाधान कीजिए। ये आप लोगों का कर्तव्य है, मुझे लगता है। कैंसर, लीवर की नकली दवाओं के लिए अलर्ट भारत पर बड़ी सख्ती। आप देखिए कैंसर के इंजेक्शन एडसेटिस व लीवर की दवा डिफिटेलियो पर निगरानी बढ़ी है। ये आप देखिए चंद्रबाबू पूछताछ में नहीं कर रहे हैं सहयोग, सीआईडी कह रहा है। कौशल, ये आप देखिए कौशल विकास निगम घोटाले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने शनिवार को इन्हें गिरफ्तार किया है ना। पहला परिवहन विमान C-295 लेने को स्पेन जाएंगे वायुसेना प्रमुख हमारे। मुस्लिमों से अपील, बेटियों को दहेज नहीं, आप संपत्ति में हिस्सा दें। बरेली में आला हजरत दरगाह के प्रमुख सज्जादान सीन ने कहा है कि शादियों में रोकें फिजूल खर्ची। पर चम परचम कुसाई के साथ शुरू हुआ 3 दिवसीय उर्स ए रजवी कॉन्फ्रेंस में उठाए जाएंगे कई मुद्दे। इसमें लड़कियों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें मुस्लिम, ये भी कहा जा रहा है। अच्छी बात है। सबरीमाला मंदिर जाने के लिए पादरी ने लौटाया चर्च का कार्ड व लाइसेंस। पादरी मनोज द्वारा भगवान अयप्पा की पूजा करने को लेकर हुआ विवाद। पादरी ने कहा कि सबरीमाला में पूजा करने के अपने सपने को पूरा करेंगे। ये आप देखिए केरल में जो सबरीमाला आप लोग देखते हैं ना, यहाँ महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। बाद में आप देखते हैं हमारी अदालत ने हस्तक्षेप किया और वहां जाने की अनुमति दी। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का नाम है भारत। दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के मध्य बसे भूभाग का नाम है भारत। इस नाम की प्रमाणिकता वैद पुराण से लेकर हमारे साहित्य तक मिलती है। और भारत राजा थे ना, कहते हैं उन्हीं के नाम पर रख दिया भारत। और हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखे 2 सरकारी पत्रों के सामने आने के बाद देश के नाम को लेकर आम से खास तक बहस होनी प्रारंभ होगी। और आप सभी जानते हैं कि अभी इन्होंने विपक्षियों ने इंडिया अपने नाम रखा है, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि बीजेपी ने भारत अपन कर लिया, भारत बोलने लगे वो, तो वही सब चल रहा है। और हिंदी की अनुवादित प्रति के बारे में संविधान में क्या है प्रावधान? भारतीय का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है, अंग्रेज किंतु भाषा में हिंदी में भी इसकी प्रति तैयार करने का पर काम जारी रहा। एक जैसी भाषा और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए संविधान ने विशेष व्यवस्था भी की गई है। संविधान में 22 भाग हैं, जैसे कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी और रिफल्स शीर्षक दिया गया। और इसमें 394A में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की अनुमति व अधिकार से संविधान का हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है। हिंदी में अनुवादित प्रति में वर्णित प्राविधानों की भी वही मान्यता है जो अंग्रेजी प्रति की है। और 394A 1 से 3 तक यह भी कहता है कि यदि संविधान और इसमें कालांतर में होने वाले संशोधनों के अनुवाद में कहीं भाषा की एकरूपता स्थापित नहीं हो पा रही है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से इसमें उचित संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें लोकल से ग्लोबल की राह पर भारत, ये आप देखिए सब। अभी अधिकतर आप देखते हैं कि आर्टिकल G20 में ही पे ही आधारित हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं वही हुआ है ना। तो एक बार आप G20 के बारे में पढ़ लीजिए और फुर्सत हो जाइए।
संविधान सभा में देश को क्या नाम मिला और कौन किसके पक्ष में था? ये जरूर अभी याद रखिए, काफी चर्चा में तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद एक देश के नाम को स्पष्ट करता है। इसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी दोनों नाम शामिल किए गए हैं, किंतु हजारों वर्ष पुराने भारत के बजाय अंग्रेजीकरण किए जा चुके नाम इंडिया को प्राथमिकता दी गई। इतिहास के पन्ने पलटे तो स्पष्ट होता है कि पहले पहल संविधान निर्माताओं ने इसमें देश के लिए भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया था, केवल इंडिया का। इस पर कई सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। अनुच्छेद एक पर बहस 17 नवंबर 1948 को होनी थी, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत के सुझाव पर टल गई थी। 18 सितंबर 1949 को बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद एक बदलाव के साथ प्रस्तुत किया, जिसमें इंडिया पहले था। कई सदस्य इस नामकरण और शब्दों के क्रम से सहमत नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत ने बहस का प्रस्ताव करते हुए भारत शब्द को पहले रखने की बात कही। इसके बाद देश के नाम पर संविधान सभा में जबरदस्त बहस हुई, जिसमें महाकौशल, जिसे अब मध्य प्रदेश से आए सदस्य सेठ गोविंद दास और अल्मोड़ा में जन्मे हरगोविंद पंत भारत नाम के प्रयोग को लेकर बहुत मुखर रहे, और के सुब्बाराव, राम सहाय और कमलापति त्रिपाठी ने भी भारत पर जोर दिया। सेठ गोविंद दास ने विष्णु और ब्रह्मा पुराण का उदाहरण देते हुए कहा कि इंडिया नाम का कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। भारत शब्द हमारी सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध इतिहास का परिचायक है, और यदि इस संबंध में सही निर्णय नहीं लिया गया तो देशवासी स्वाधीनता का भाव कैसे अनुभव कर सकेंगे। कमलापति त्रिपाठी का संबोधन आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान में भारत दैट इज इंडिया लिखा जाना चाहिए। 1000 वर्ष की दास्तान के कारण देश ने अपना नाम इतिहास मान गवा दिया है, यह पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। हरगोविंद पंत ने, आप देखिए, भारत वर्ष नाम पर जोर देते हुए जम्बूद्वीप, भारत खंडे, आर्यावर्त का उल्लेख किया। कहा भारत की उल्लेख महाकवि कालिदास ने किया है। इंडिया विदेशी अपनी सुविधा के लिए लाए थे। भारतीय रेल के 5 प्रण पर काम करें कर्मचारी। रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता जय वर्मा सिन्हा ने कर्मचारियों को भेजा लिखित संदेश, और इनकी सुरक्षा सर्वोपरि सत्यनिष्ठा, निवेश क्रियान्वयन, राजस्व सृजन और ग्राहक सुविधाओं और अनुभव को बेहतर बनाना शामिल है इसमें। ड्राइवर ने झपकी ली तो ट्रेन में लग जाएगा आपातकालीन ब्रेक। रेलवे बना रहा है उपकरण जो ड्राइवर को इस झपकी आने पर करेगा अलर्ट। उपकरण के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने का परीक्षण, ये अच्छी आप देखते हैं कि इससे क्या रहेगा, दुर्घटनाएं भी टलेंगी। अब आप देखिए, ये संपादकीय पार्ट है। यहाँ आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए, हर जगह के लिए जानकारी मिल जाती है। आंसर राइटिंग करते हैं आप लोग, निबंध लिखते हैं, तब भी आपको फायदा होता है। तभी तो कहते हैं कि एडिटोरियल्स पढ़ते रहा करिएगा। भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया, और ये G20 पर ही लिखा हुआ है, तो आपको बता देता हूँ। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत बात कर चुके हैं G20 पर। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह हासिल कर दिखाया जिसे भू राजनीतिक संकटों के समाधान के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय मंच हासिल नहीं कर पा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही, और आम सभा जैसे मंचों के प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित न हो पाने के कारण निष्प्रभावी रहे। इसलिए भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि घोषणा पत्र पर सहमति बन पाएगी। चीनी राष्ट्रपति के इस सम्मेलन में न आने का अर्थ यह लगाया गया था कि चीन की मंशा भारत का खेल बिगाड़ने की है, परंतु भारतीय राजनयिकों के कौशल और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत के बढ़ते करने असंभव को संभव कर दिखाया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही घोषणा पत्र पर आम सहमति जुटाकर भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय शिखर वार्ता में भारत की इस दावेदारी के समर्थन को दोहराया। घोषणा पत्र में रूस का नाम न लेते हुए यूक्रेन में जारी युद्ध से हो रहे मानवीय यातना और वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट पर चिंता व्यक्त की गई है। इस पर जोर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक सभी देशों को किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी या बल प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही परमाणु हथियारों के प्रयोग या प्रयोग की धमकी को भी अस्वीकार किया गया है। यूक्रेन यूरोप के देश यूक्रेन में युद्ध को हो रहा कहने और हमलावर का नाम न लेने से नाखुश हैं, परंतु यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिकी और नाटो और रूस एवं चीन के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में नाम लिए बिना भी ऐसे घोषणा पत्र पर रूस और चीन की सहमति जुटाना किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है। और इस घोषणा पत्र से यूक्रेन युद्ध में तो किसी बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश अवश्य गया है कि यदि कोई देश रूस को समाधान के लिए तैयार कर सकता है तो वह शायद भारत ही होगा। 55 देशों के संगठन अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता दिलाकर इसे G21 में बदल देना भी भावी विकास और अंतर्राष्ट्रीय
कूटनीति की दृष्टि से भारत की बड़ी उपलब्धि है। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 में दक्षिणी देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अभी तक भारत G20 में आप देखिए G7 देशों, यूरोपीय संघ के 25 देशों, रूस, चीन और तुर्की को मिलाकर उत्तर का पल्ला भारी था। अफ्रीकी देशों की सदस्यता के बाद दक्षिणी देशों की संख्या बढ़ जाएगी। और वैसे और चीन और रूस दोनों अफ्रीकी देशों को सदस्यता दिलाने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने पिछले 2-3 दशकों से अफ्रीकी देशों में भारी निवेश किया है। रूस भी निवेश के साथ साथ राजनीतिक उठापटक कराने में लगा रहता है, पर चीनी निवेश में अफ्रीकी देशों में कर संकट पैदा हुआ है। रूस के भाड़े के सैनिक अफ्रीकी देशों में विद्रोह करा रहे हैं। भारत के अफ्रीका से हजारों साल पुराने व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भारत हमेशा दक्षिणी देशों की आवाज बुलंद करता आया है। इसलिए अफ्रीकी संघ को उत्तर और दक्षिण के साझा मंच G20 की सदस्यता दिलाने से भारत को स्वाभाविक रूप से दक्षिण की आवाज बनने में मदद मिलेगी। भारत केंद्रित विकास की दृष्टि से देखें तो देश को पश्चिमी एशिया से होकर यूरोप के साथ जोड़ने वाले परिवहन और ऊर्जा गलियारे की परियोजना इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। हालांकि अभी इस परियोजना पर केवल सहमति ही बनी है, फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना महत्वपूर्ण है कि यह परियोजना केवल पटरियां बिछाने को लेकर नहीं, यह गेम चेंजर साबित होगी। यह बंदरगाहों और रेल मार्ग के जरिए भारत को ही नहीं वरन दक्षिण पूर्व एशिया को भी पश्चिमी एशिया के अरब देशों और यूरोप से जोड़ेगी। भारत इसे आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने वाले स्वच्छ ऊर्जा गलियारे के रूप में भी देखता है। पाकिस्तान के वीटो से बचने के लिए फिलहाल अरब प्रायद्वीप में एक तेज गति वाले रेल गलियारे का निर्माण होगा, जिससे दोनों छोरों पर भारत यूरोप के लिए जहाजी संपर्कों का विकास किया जाएगा। परियोजना में आप देखिए अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध बहाल करते हुए आप देखिए उसे भी शामिल किए जाने की योजना है। भारत की अध्यक्षता में हुआ नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन संतुलित विकास को लेकर अतीत में हुए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शिखर सम्मेलनों की लंबी श्रृंखला में एक अहम कड़ी जैसा रहा है। जून के अंत में पेरिस में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें G20 सम्मेलन से एक ऐसे विश्व के निर्माण की आशा रखी गई थी जिसमें आप देखिए गरीबी ना रहे, पृथ्वी का संतुलन बहाल हो और कमजोर देशों के पास भी जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले संकटों का सामना करने की समर्थ हो। लगभग यही आशा नैरोबी में हुए अफ्रीका शिखर सम्मेलन में दोहराई गई है। भारत ने नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में खेमों में बटी दुनिया को एक साझा घोषणा पत्र के लिए राजी करते हुए उत्तर और दक्षिण के बीच बने असंतुलन को दूर करने नए गलियारे बनाकर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने और ऋण संकट समाधान के लिए विश्व बैंक जैसे वित्तीय संस्थाओं को वित्त पोषित करने और जलवायु संकट से निपटने के लिए विश्व जैव ईंधन अलायंस बनाने जैसे दर्जनों पहल की हैं, जो 2 सप्ताह बाद होने वाले सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन और अगले साल होने वाली विकास वित्तीय सम्मेलन को दिशा और गति देने में सहायक सिद्ध होगी। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने भू राजनीतिक और आर्थिक खेमों में बटी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में जोड़ने का प्रयास करते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। लेखक BBC हिंदी के पूर्व संपादक रहे शिवकांत शर्मा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देश के नाम पर अनावश्यक विवाद। इंडिया शब्द से देश किसी सांस्कृतिक परंपरा, भावबोध या अर्थवत्ता का परिचय नहीं मिलता है। चलिए उसी की बात हो रही है, आपको कई बार बात कर चुके हैं, इसी भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत साल पहले हमने नीति के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। एक क्षण आता है कि जो इतिहास में बहुत ही दुर्लभ होता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब लंबे समय से दबे हुए एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। यह संदर्भ 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को दिए गए भाषण का एक अंश है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह वक्तव्य हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान उन सपनों की प्रतिध्वनि थी जो स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर जैसे मनीषियों ने देखा था। उन विभूतियों का सपना ऐसे स्वतंत्र भारत का था जिसका तंत्र अर्थात संरचना, विचार, अस्तित्व, पहचान सदियों एक ही गुलामी के पट्टे को फेंक कर नया बनेगा। मगर G20 से संबंधित आयोजन में देश का नाम भारत को इंडिया के बरकस रखकर जिस तरह से अनर्गल विवाद खड़ा किया जा रहा है और भारत शब्द को जिस तरह हिकारत से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे हमारी स्वाधीनता सेनानियों का आत्मा करार रहा होगा। क्या हो गया देश का नाम भारत या इंडिया? आखिर इंडिया के स्थान पर भारत को प्राथमिकता क्यों ना मिले?
संविधान के अंग्रेजी संस्करण में स्पष्ट है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। हिंदी प्रति में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा में भारत बनाम इंडिया पर जोरदार बहस चली थी। कई लोगों का कहना था कि इंडिया शब्द में गुलामी की गंध आती, लेकिन भारत के साथ साथ इंडिया शब्द को भी अपना लिया गया था। इसके पीछे शायद औपनिवेशिक शासन का अचेतन मनोवैज्ञानिक दबाव रहा होगा। और जिस इंडिया शब्द के समर्थन में इतनी हाय तौबा मच रही है वह ग्रीक भाषा से आया है। ऐसा ईसा पूर्व 5वीं सदी में ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी के लिए इंडस और इस क्षेत्र के लोगों के लिए इंडी या फिर इंडोई कहा। यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने इंडी शब्द का इसी रूप में प्रयोग किया। यही इंडी शब्द दूसरी तीसरी सदी में लैटिन भाषा में इंडिया बना। अभी तक इस शब्द का भौगोलिक क्षेत्र ना होकर यहाँ के निवासी थे। 9वीं सदी में अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित हुआ। धीरे धीरे इंडिया का प्रयोग भौगोलिक भूभाग के लिए भी होने लगा। इतिहासकार इयान जे बेरो अपने लेख फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स में लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी से अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इंडिया शब्द का प्रयोग दरअसल भारत को मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक रूप से पराधीन बनाने का एक उपक्रम भी था। और इस प्रकार आप देखेंगे कि अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शासन की देन इंडिया शब्द में ब्रिटिश गुलामी की गंध छिपी हुई है और इंडिया में कुलीनता का भाव भी झलकता है, जो इस देश की आम जनता, किसान, मजदूर और अन्य निम्न वर्ग को समाहित करता हुआ नहीं दिखता है। समाज भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी इंडिया शब्द से इस देश की किसी सांस्कृतिक परंपरा, भावबोध या फिर अर्थवत्ता का परिचय नहीं मिलता है। और इंडिया के वर्कस भारत अभिधान को देखें तो यह ज़्यादा प्राचीन है। भारत का मूल शब्द भारत का उल्लेख कम से कम 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद में मिलता है। भौगोलिक भूभाग के रूप में भारत या भारतवर्ष ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण में मिल जाता है। और आप देखिए जिसे अधिकांश विद्वान ईसा पूर्व 6वीं सदी का ग्रंथ मानते हैं। इसके अलावा वायु पुराण और महाभारत में इस क्षेत्र का नाम भारत या भारतवर्ष है। भारत माता की जय स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक भावात्मक नारा तो था ही। हमारे राष्ट्रगान में भी केवल भारत शब्द ही है। किसी देश के नामकरण की सार्थकता उसकी अर्थवत्ता में भी होती है। भारत संस्कृत के भ्र धातु से आए, जिसका अर्थ है उसका उत्पन्न करना, वहन करना, निर्वाह करना। तदनुसार भारत शाब्दिक अर्थ हुआ जो निर्वाह, उत्पन्न या वहन करता है। इस रूप में भारत शब्द अत्यंत अर्थवान है। भारत का एक और अर्थ है ज्ञान की खोज में संलग्न, अर्थात अपने सांस्कृतिक बोध, मूल्यवत्ता और अर्थवत्ता के धरातल पर भी भारत नाम अधिक सार्थक है। इसके अलावा यह अभिधान सर्वसमावेशी भी है, अपने में भी सभी वर्ग, पंथ और समुदाय को समाहित करता है। यह अनायास नहीं, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिकांश भाषा में पूर्व की असमिया, मणिपुर से लेकर पश्चिम की गुजराती, मराठी तथा दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम में इस देश को भारोत, भारतनाडु, भारत देशम, भारतम आदि कहा जाता है, जो भारत शब्द के ही पर्याय है। सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक हो या फिर भाषा विज्ञान, हर कसौटी पर भारत में ही इस देश का आत्मा विराजता है। संसार का कोई भी स्वाभिमानी देश विदेशी गुलामी के चिन्ह और नाम स्वीकार नहीं करता है। सीलोन, गोल्ड कोस्ट, रोडेशिया जैसे देश विदेशी नाम को त्याग कर अपने पूर्वकालिक नाम श्रीलंका, घाना और जिम्बाब्वे अपना चुके हैं। तो महान प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाला हमारा देश भारत क्यों नहीं अपना सकता। ध्यान रहे हमारा एक और पड़ोसी देश बर्मा भी म्यांमार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचपरण में गुलामी की मानसिकता को खत्म करना और भारत की विरासत पर गर्व करना भी है। नेहरू की प्रतिज्ञा को पूरा करने का आज सही समय है। भारत हर दृष्टि से इसका नाम है। इसका लेख विरोध का कोई उचित नहीं। लेखक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मूल संवर्धन पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है प्रोफेसर निरंजन कुमार। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। पेड़ा स्रोत, हम बहुधा तुच्छ सी आई विपदा में भी अपने भाग्य को धिक्कारते लगते हैं, अपने चारों ओर के परिवेश, परिस्थिति और दूसरों को उत्तरदायी ठहराने लगते हैं। ये आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। खुद जिम्मेदारियां लेना सीखिए। संकल्प का प्रदर्शन G20 में आप देख रहे हैं जो हुआ है, बहुत बातें हो चुकी हैं। आभार आतंक, यदि किसी कार्य या प्रतिज्ञा का अपेक्षित परिणाम न निकले तो समझ लेना चाहिए कि प्रयास बेमन से किए गए या मात्र खानापूर्ति की मंशा है। सड़क पर विचरते आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा के जो प्रयास हर बार गिनाए जाते हैं वह कहीं यही कहा जा सकता है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की गाजिया में रेबीज से ग्रस्त एक 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई ना, तो उसी की बात हो रही। सांची ने दिखाई रहा है। ये आप देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का सांची शहर बौद्ध धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। सांची 2000 से भी ज़्यादा पहले 2000 साल से ज़्यादा पहले बनाए गए बौद्ध स्तूपों, मठों, मंदिरों और स्तंभों के लिए जाना जाता है। लेकिन अब इस नगर को एक नई पहचान मिली है। दरअसल सांची भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। सांची को सोलर सिटी बनाने से प्रतिवर्ष करीब
13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। वहाँ सभी सरकारी भवनों एवं घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। वहाँ के नागरिकों ने हर घर में सौर ऊर्जा के विचार को अपनाया है। लगभग आप देखिए 7,000 नागरिकों ने अपने घरों में सोलर स्टैंड लैंप, सोलर स्टेडी लैंप और सोलर लालटेन का उपयोग करके बिजली बचाने का संकल्प लिया है। घरेलू छतों पर लगभग आप देखेंगे 43 कितना 63 ये आप देखेंगे कि 63 किलोवाट क्षमता के सोलर लगाए गए हैं। इससे आप देखिए सांची को बिजली व्यय पर करोड़ों रुपए की वार्षिक बचत हासिल करने में मदद मिलेगी। जाहिर है कि सौर ऊर्जा अपनाने से आप देखिए कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में काफ़ी कमी आती है, और ऐसे समय में जब भारत के कई शहर वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना भी कर रहे हैं, और सौर ऊर्जा आप देखते हैं कि इससे निपटने में मददगार हो सकती है। इसके लिए अलावा यह जलवायु परिवर्तन और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप भी है। सौर ऊर्जा अपनाने से आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम होगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। ऐसे में जब देश की ऊर्जा मांग बढ़ रही है, तब सौर ऊर्जा एक विश्वसनीय घरेलू स्रोत प्रदान कर सकती है, जिससे आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मूल्य में उतार चढ़ाव और आपूर्ति में व्यवधान से निश्चिंत हुआ जा सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा स्वतंत्रता और स्थिरता को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त सौर क्षेत्र में निवेश आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। यह विनिर्माण, स्थापना, रखरखाव में रोजगार पैदा करता है, और जबकि घरों और व्यवसायों के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा लागत को भी कम करता है। सौर ऊर्जा दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों तक बिजली पहुंच बढ़ा सकती है, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी सीमित है, और इससे जीवन स्तर में सुधार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, ऊर्जा निर्धनता को कम करने में मदद मिलती है। भारत ने पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने का वादा किया, और सौर ऊर्जा को अपनाने इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अतः सोलर सिटी के रूप में आप देखिए सांची का उदाहरण प्रेरणादायक भी है। समय की मांग है कि देश के अन्य राज्य और शहर भी इस दिशा में आगे बढ़ें। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये भी देख लिया करिएगा। समय और संसाधनों के अपव्यय पर अंकुश। समूचे देश में स्थानीय निकायों से लेकर आप देखिए विधानसभा, लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर हो रहे हैं, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में संसाधन खर्च होते हैं। साथ ही प्रशासनिक मशीनरी भी इस दौरान चुनावी व्यवस्था में अधिक उलझी रहती है। ऐसे में पिछले कई वर्षों से एक देश एक चुनाव पर देश भर में आप देखिए विमर्श जारी है। वैसे अनेक दृष्टिकोण से इसके लाभ ही अधिक दिखते हैं, परंतु कुछ ऐसे कारक भी हैं जो इसकी राह में आने वाली चुनौतियों को भी इंगित करते हैं, जिसका समाधान भी आवश्यक है। आपने देखा है एक देश एक चुनाव के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये कोई नई परिकल्पना नहीं है। 1952, 1957, 1962, 1967 में हुए भी हैं, लेकिन 1968-69 में कुछ विधानसभाएं पहले भंग कर दी गई थी। तो एक सामान्य जानकारी हम लोग दे चुके हैं, सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें एक पूरी क्लास पड़ी हुई है, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। मनुष्य दिवस भी मनाया जाना चाहिए, खरी खरी तंज कसा जाता है। अवसरवादियों को घोषी का संदेश, जो आप देखते हैं कि दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे, ये चुनाव हार गए, इन्हें कुछ नहीं मिला। छटने वाली भीड़ बनी पीर, ये आप देखिए कहाँ की, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, विधानसभा चुनाव इसी साल। फ्रैक्शनलेस कर्ज से बैंकों की लागत 70% घटी। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि इस वर्ष पहल से कर्ज लेने वालों को 6% की बचत और 1.6 लाख तक मिलता है कर्ज, इसमें आप देखते हैं। और देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है ना, और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नई कहाँ, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। व्यापक चर्चा के बाद लागू होंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियम। अधिकारी ने कहा है कि क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, पूर्ण। और आईएमएफ और एफएसबी का समन्वित वैश्विक नीति पर जोर। 1.30 लाख करोड़ बड़ा शीर्ष 10 कंपनियों का पूंजीकरण। पहली छमाही में स्टील उत्पादन 5% बढ़ा, आप देखेंगे। यूएसबी सी पोर्ट के साथ आ सकता है आईफोन 15। अदानी समूह ने 2 कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई, देखिए इसमें आप देखिए भारत का विदेशी कर्ज और सेवा अनुपात संतोषजनक स्तर पर है। 15 सितंबर तक जमा कर सकते हैं अग्रिम कर की दूसरी किस्त। और नीतिगत सुधारों से भारत में व्यापार करना आसान होगा। बाईफ्यूल अलायंस में से $500 अरब के अवसर से जित होंगे, इसमें आप देखेंगे। ब्याज में और वृद्धि से प्रभावित हो सकती है घरों की खरीदारी, ये भी आप लोग देखेंगे इसमें, ये भी। तो ये आप लोग देखिए, भूस्खलन से अवरुद्ध बद्रीनाथ हाईवे पर 9 घंटे फंसे यात्री। या देखिए मानसून आता है ना, तो इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। चलिए ये भी आप लोग देखा करिएगा।
अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, मोदी से कहो हमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाएं। एक गुलाम कश्मीर जो आप देखते हैं पाकिस्तान कब्जा किए हुए है ना हमारे हिस्से पर, उसी के वहीं के लोग आप देखते हैं कि आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है। हिंदू अमेरिकियों ने जाति भेदभाव विरोधी बल का विरोध किया हुआ है। मोरक्को में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भूकंप आया ना यहाँ, भूमि का कांपना। पूर्व जज करेंगे ईस्टर हमले पर ब्रिटिश चैनल के आरोपों की जांच 2019 में जो हुए थे। लाहौर में कुरान की बेअदबी में ईसाई दंपत्ति गिरफ्तार हुए हैं, आप देखें। लिक्विड हाइड्रोजन से उड़ेंगे विमान, अब आप देखेंगे। लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन से संचालित दुनिया के पहले विमान ने जर्मनी में अपनी पहली उड़ान भरी है, सफल भरी है। टेस्ट पायलट योहानेस इंटोन ने उड़ान के बाद आप देखिए उत्साहित होकर कहा है। और इसमें आप देखिए कंपनी का दावा है कि इस ईंधन से विमान सामान्य के मुकाबले दोगुने समय तक चल सकता है। हाइड्रोजन गैस से विमान लगभग 720 किलोमीटर जा सकता है। लिक्विड हाइड्रोजन से 1400 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। फिलहाल कंपनी H2FLY अब 40 सीटों वाले विमान बनाने की योजना बना रही है जो 2000 किलोमीटर तक की यात्रा कर पाएंगे। अच्छी पहल है। रूस के 33 ड्रोन से ने रात भर कीव पर हमला किया। आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है ना, ये आप देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, तो उन्हीं की बात हो रही है। भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर गेम चेंजर साबित होगा, जो बाइडन कह रहे हैं। ये आप देखेंगे इतिहास में सबसे बड़ी सहयोग परियोजना है, नेतन्याहू कह रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। महात्मा गांधी के परस्पर विश्वास के सिद्धांत पर भारत के साथ रिश्ता। राष्ट्रपति ने प्रभावित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन का आपसी संबंधों पर संदेश। G20 की अध्यक्षता वाला भारतीय वर्ष रहा समाधान का वर्ष। मालदीव राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 30 सितंबर को होगा। किसी प्रत्याशी को नहीं मिला था 50% से अधिक वोट। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तीरंदाज प्रथमेश ने विश्व कप में जीता रजत पदक, देख लीजिए। और जापान से हार के बाद जर्मनी ने कोच को हटाया है, आप देखेंगे। सुमित नागल ATP चैलेंजर के फाइनल मुकाबले में हारे, आप देखेंगे। PCB के लालच से दर्शक महामुकाबले से दूर रहे हैं। भारत के किरण जॉर्ज ने जीता इंडोनेशिया मास्टर का खिताब। अमेरिकी की कोको गफ पहली बार बनी चैंपियन। US ओपन की बात हो रही है, ठीक है। US ओपन जीतने वाली अमेरिकी किशोरी की बात करें 1975 में क्रिस एवर्ट, ये आप देखिए विरोध किसके था, एवोन गुलागोंग के। 1979 में ट्रेसी ऑस्टिन, 1999 में सेरेना विलियम्स, 2023 में कोको गफ। ये आप देखिए US ओपन हो रहा है ना। ICC वनडे टेस्ट में फिर नंबर 1 का टीम बनी ऑस्ट्रेलिया, आप देखेंगे। मैंने सिर्फ टिकट और कार्यक्रम को लेकर आलोचना की है, वेंकटेश कह रहे हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। मंजू ने जीता स्वर्ण पदक, बनी सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज, आप देखेंगे। मंजू रानी ने अफगानिस्तान की सादिया ब्रोमांद को फाइनल में 3-0 से हराकर रविवार को बोस्निया एवं हर्जेगोविना के सराजीवो में चल रहे 21वें मुस्तफ़ा हजरुल्लाह होबिक स्मृति टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। कांस्य पदक का मैच भी हारी फुटबॉल टीम का। कासिम अल जैन के अंतिम क्षणों में दागे गोल की मदद से लेबनान ने किंग्स कप फुटबॉल में तीसरे स्थान के मैच में भारत को 1-0 से पराजित कर दिया है। हिंदी तेरे कितने रूप, विभिन्न विषयों में प्रयुक्त होने वाले हिंदी भाषा के शब्दों पर चर्चा करता आलेखे। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। RPF महानिदेशक का सुरक्षा सुरक्षित सफर का फोकस, आप देखेंगे। 1998 बैच के हरियाणा कैडर के IPS हैं मनोज यादव। 2025 में मनोज यादव हो जाएंगे सेवानिवृत्त। आप देखिए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने दिया ऐतिहासिक भाषण। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के लिए पॉइंट भी मिल जाते हैं। ये 1893 में आज ही अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म का परिचय देते हुए आप देखते हैं कि धार्मिक असहिष्णुता कट्टरता को समाप्त करने का आह्वान किया। इससे भारत की आध्यात्मिक स्थिति पर पश्चिमी मानसिकता में जबरदस्त बदलाव आया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। 1906 में आज ही महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी नीतियों का विरोध करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध की एक रणनीति बनाई थी, जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया था। यह शब्द उनके अनुयायी मगन लाल गांधी ने सुझाया था। बाद में इस तरीके के आंदोलन का अनुसरण पूरी दुनिया में होने लगा था। ये अमरनाथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर लाला
अमरनाथ का जन्म 1911 में आज ही पंजाब के कपूरथला में हुआ था। 1933 में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी। अमरनाथ के नेतृत्व में ही 1992 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। 1947 में ब्रिस्बेन में एक टेस्ट मैच में महानतम बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को विकेट आउट कर उन्होंने गेंदबाज के रूप में भी बड़ी ख्याति अर्जित की थी और करियर में 24 टेस्ट मैचों में उन्होंने 878 रन बनाए और 45 विकेट लिए थे। एक साथ आप देखिए 10,000 लोगों ने किया ब्राइट डांस। इटली के मिलान शहर में डोमो गोथिक कैथेड्रल के सामने वन डांस कार्यक्रम के दौरान 10,000 से अधिक नर्तकों ने ब्राइट डांस किया है। इसमें सभी नर्तक और नर्तकियां श्वेत वस्त्रों में शामिल है। कार्यक्रम में मशहूर ला स्काला थिएटर की प्रथम नृत्यांगना निकोलेट्टा के साथ प्रसिद्ध इतालवी नर्तक रॉबर्टो बोलिन ने भी हिस्सा लिया है। इसमें बर्ड फ्लू वायरस में नया म्यूटेशन महामारी का संकेत है। इंसानों में संक्रमण फैलाने के लिए इस वायरस में विकसित हो रहा है आवश्यक एमिनो एसिड और वायरल की प्रकृति में तेजी से हो रहे हैं बदलाव के कारण उन पर नज़र रखने की जरूरत भी है। डायबिटीज रोगियों में घाव भरने में देरी का पता चला, आप देखेंगे खोज में इलाज की नई उम्मीद भी जगी। इसमें पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को अध्ययन से पता चला कि डायबिटीज पीड़ित व्यक्ति में एक्सोसोम में दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण सूजन होने की आशंका बढ़ जाती है और साथ ही घाव को भरने में देरी होती है। ये आप देखिए एक्सोसोम एक नैनो कण है जो कोशिकाओं के बीच संकेत भेजने का कार्य करता है। दिल से जुड़ा मस्तिष्क के भविष्य का स्वास्थ्य, हृदय के स्वस्थ रहने से मस्तिष्क का मेटाबॉलिज्म रहता है ठीक। अल्जाइमर और डेमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा होता है कम इससे। नूडल्स से सड़क के गड्ढों को भर रहा है ब्रिटिश बुजुर्ग, देख लीजिए। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, ये भी पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत करिए, मेरी तरफ से आपको लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मेहनत आपको करनी है अब।